फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज है एमसीक्यू करा रही हूँ, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आज मैं मराठा राज्य से रिलेटेड जितने भी बन रहे हैं एमसीक्यू वो मैं करा दूंगी। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप किसी भी स्टेट से पीजीटी या टीजीटी दे रहे हो। तो अगर सब्जेक्ट आपका एसएसटी है तो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, डैश में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। तो 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। मैं एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ ताकि इससे इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। देखो, 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था। 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है आपका, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। तो मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। वहां के देवी के नाम पर माँ जीजाबाई ने इनका नाम शिवाजी रखा था। शिवनेर का जो दुर्ग पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप था। शिवाजी की माँ जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखूजी लाघव राय की पुत्री थी। शिवाजी के संरक्षक का नाम था दादा कोंडेव। ये भी पूछा जाता है कि उनके संरक्षक कौन थे। तो दादा कोंडेव, ये नाम आप याद रखिएगा। शिवाजी की मृत्यु तथा राज्यारोहण कहाँ हुआ था? तो दोनों रायगढ़ में हुआ था। राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से जिंजी में शरण ले ली। 1698 में राजा राम जिंजी से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्ग में अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? देखो, ये पीजीटी 2013 में आया हुआ है, तो ये बहुत बार पूछा हुआ। सलहर के युद्ध में हराया था। और देखो, शिवाजी ने 1659 में सलहर के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल, तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, हुआ था। ठीक है, ये तो चलो। अगला है पुरंदर की संधि। ये भी काफी पूछा जाता है डेट के, मतलब डेट के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो आपको हुआ था 1665 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बीच हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। ठीक है, आप ये याद रखना। आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया। अब देखो, शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि संपन्न हुई। इस संधि की शर्त क्या थी? देखो, पुरंदर की संधि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को देंगे। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी या उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। आगे चलते हैं। आगे है आपका, देखो, 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। 1663 में शिवाजी रात्रि में चुपके से शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया।
1659 में बीजापुर राज्य ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। अफजल खान ने मुलाकात के बहाने उनकी हत्या की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने इनकी योजना को निष्फल कर उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? हम देखो वही क्वेश्चन है, 2003 में आया है आपका टीजीटी में, 2013 में पीजीटी में आया हुआ है। अगला 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? तो जय सिंह के मध्य हुई थी। अगला शिवाजी की राजधानी अभी हमने पढ़ चुके हैं, रायगढ़ थी। आगे है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, तो इसकी विशेषता थी इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। 8 में अष्टप्रधान मतलब 8 होते थे, उसमें से 7 मंत्री क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। देखो, प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। इसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। सेनापति के अतिरिक्त प्राय सभी मंत्री ब्राह्मण, मतलब सेनापति आपको नहीं ब्राह्मण, बाकी सब ब्राह्मण होते थे, सभी ब्राह्मण होते थे। न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं की भूमिका निभानी पड़ती थी। ठीक है, जो भी। अगला, शिवाजी के समय भू राजस्व दर संभवतः थी, तो उस समय थी 2/5 यानी 40%। ठीक है, 2/5 40%। ठीक है, तो शिवाजी के समय भू राजस्व 2/5 भाग यानी 40% था। शिवाजी के शासन काल के में प्रारंभ में उपज के आधार पर 1/3 भाग भूमि कर लिया जाता था। बाद में शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया, तब भूमि कर बढ़ाकर इतना कर दिया। ठीक है, बाकी सब कर हटा के सीधे भूमि कर इतना कर दिया। शिवाजी के लगान व्यवस्था रैयतवारी थी। चौथे और सरदेशमुख मराठा साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश काठी से कराई। 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई वाली भूमि को एक वर्ग या बीघा कहा जाता था। 120 बीघे को एक चावर कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो ये थे आपके मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली से। ठीक है, ये यूपी जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की। यह प्राय शिवाजी से कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकीकृत करो और महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। आप महाराष्ट्र जाओगे तो शिवाजी की बहुत सारी आपको प्रतिमा बहुत सारी मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना शिवाजी का मुख्य लक्ष्य था। शिवाजी ने हिंदू पदशाही अंगीकार किया, ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत रखा। ठीक है, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, रामदास। शिवाजी के दरबार का सुमंत कौन था? तो सुमंत थे, इसमें से कोई नहीं। देखो, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत या दवीर राज्य का विदेश मंत्री था। दिए गए विकल्पों में रामचंद्र पंत मजूमदार अथवा अमात्य था। दत्ताजी दक्षिण पूर्वी प्रांत के प्रशासक थे। अच्छा, पूर्वी प्रांत के प्रशासक थे। अन्ना जी दत्रे दक्षिण पश्चिम प्रांत के प्रशासक थे तथा राय जी निर्जा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, सामंत और दबीर का मुख्य कार्य क्या था? राजा को संधि अथवा युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेशों से समाचार प्राप्त करना, विदेशी राजदूतों की देखभाल करना, अपने राजदूतों को विदेशों में भेजना। ठीक है, आगे है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय उल्लेखित है। तो ये 1644 में। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। 1640 से 42 तक शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहे। शिवाजी ने प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध शुरू किया।
1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। इसके पश्चात शिवाजी ने लगातार अपने विजय अभियान जारी रखा। अतः उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दिए गए विकल्प के अनुसार 1644 ईस्वी में शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। शिवाजी ने 1646 ईस्वी में 6 तोरण द्वार का अधिकार किया, इतना में कुंडा दुर्ग और इतना में पुरंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किन किन वर्षों में जीता था? तो 45 से 47। मराठा शासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो राजस्व से संबंधित था। देखो, अष्टप्रधान की व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्री थे, हमने पढ़ लिया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के प्रथम इसमें दिया हुआ देखो, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था, अमात्य वित्त अथवा राजस्व मंत्री था, बकिया नवीस या मंत्री या राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था, सचिव राजकीय पत्र और व्यवहार का कार्य रखता था, सुमंत तथा दरवीर विदेश मंत्री होते थे। जैसे अभी कैबिनेट मंत्री है ना, वैसे उस उनके समय की कैबिनेट मंत्री के अलग अलग पदों के नाम है। अगला, अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित है? अब ये बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 2012 यूपीजीआईसी मतलब पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कौन कहलाता था? कुलकर्णी होता था, कुलकर्णी। शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख होता था? तो अमात्य वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आगे है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी मराठा। ठीक है, मराठा छत्रपति शिवाजी का प्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ था, तो हुआ था 1657 में। बखर क्या है? तो बखर एक आपका ये है, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। तो बखर मराठी गद्य में लिखी ऐतिहासिक कथा का एक रूप है। यह मध्यकालीन मराठी साहित्य की प्रथम शैली है। 17वीं से 19वीं सदी के बीच 200 से ज्यादा बखर लिखे गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मराठा शासक शिवाजी की इतिवृत्ति है। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था, तो इसमें ये कहा जाता पागा और बरगीस कहा जाता था। तो दिखाती एक्सप्लेन में दो ऑप्शन सही है, इसलिए मतलब पागा शाही घुड़सवारी होते थे। यह घुड़सवार सेना नियमित संगठन का, तो वही पागा या शाही घुड़सवार को बगीर कहा जाता था। उन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। इस प्रकार ए और सी दोनों होगा। पेशवा वंश की स्थापना, तो ये बालाजी विश्वनाथ ने किया था। ये भी 12 में आया हो यूपीजीआईसी में। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा ने अस्थायी रूप से किससे पराजित प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? तो मराठों के भी तो कोई नहीं एलिमिनेट किया गया है। क्वेश्चन देखो, मराठा के भी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो ये था बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। यह 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। इस युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा रुहेल का सरदार हाफिज रहमत खां तथा सादुल्ला खान का समर्थन अब्दाली को प्राप्त था। दूसरी तरफ मराठा को राजपूत, सिख और जाटों का समर्थन नहीं प्राप्त था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से तोपखाने की कमान इब्राहिम खान गर्दी ने संभाली थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था? तो ये था सदाशिव राव भाऊ। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध दो शक्तियों के बीच हुआ, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है।
मराठा और अब्दाली के बीच पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मारे जाने वाले मुसलमान सेना नायक ये है इब्राहिम खान गर्दी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 7 बार किया था। देखो एक बार एक्सप्लेन दे, देखो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। 1648 में पंजाब पर उसका प्रथम आक्रमण था, असफल रहा। उसके बाद उन्होंने क्रमशः 49, 52, 56, 61, 64 आक्रमण किया। अब्दाली 7वां और अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 61 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना था। और जब संशोधित किया गया तो इसको बी माना। ठीक है, पहले ए माना फिर बी माना था। ठीक है, अगला है राजा राम के मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो ये अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? यही शिवाजी द्वितीय, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो उनकी माता ने इनके नाम ताराबाई। मराठों के उत्कर्ष के फलस्वरूप महत्वपूर्ण कारणों निम्नलिखित में से क्या क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण 1, 2, 3 महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन 1, 2, 3। अगला है, आगे क्वेश्चन है, एक संधि के 20 वर्ष तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी सलवाई की संधि। सलवाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। वो मराठा राजनीतिक किस चीज की मृत्यु के साथ मराठा सरकार की वृद्धि एवं संयम भी चले गए, वो थे नाना फडणवीस। देखो 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इसके बाद यह कहा गया कि मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए। यह महत्वपूर्ण मराठा नेता था। यह पानीपत के में, ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन है, हाँ। वशीन की संधि 1802 में किस के बीच हुई? तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकंड। मोकासा किस प्रकार के दान थे? तो ये थे आपके भूमि संबंधित दान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पंजाब, अवध और मैसूर से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, ये मैं आपको घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग फ्रेंड्स।